ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, सो फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल द एक्सेलरेशन फील्ड डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। हम जानते हैं कि रेडिएशन वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले प्रीवियस टॉपिक्स में हम देख चुके हैं। ईए के अंदर हमने वेलोसिटी वाला पार्ट अवॉइड कर दिया था बिकॉज वो उसके अंदर रेडिएशन नहीं इमिट हो सकते हैं, उसके लिए एक्सेलरेशन जरूरी है। चार्ज का एक्सेलरेशन में होना मैंडेटरी है टू इमिट रेडिएशन। सो ये तो हमें पता है। पॉइंटिंग वेक्टर भी हम प्रीवियस टॉपिक में निकाल चुके हैं, ई क्रॉस एच होता है, एच को बी के टर्म्स में हमने लिख दिया था, फिर बी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से बी की जगह पुट किया था तो हमें ये वैल्यू मिल गई थी। अब आप सोच होंगे एन कैसे आया, ये भी मैंने समझा दिया था। इसको अगर यहाँ पे ये जो आर है, इस आर को एन आर लिख सकते हैं अपन, क्रॉस ई अपॉन आर सी लिखेंगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन क्रॉस ई अपॉन सी आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एन क्रॉस ई अपॉन सी है, बाकी ई अपॉन म्यू नोट जो है वो एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू यहाँ से आप वेक्टर आइडेंटिटी से, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में किया वैसे ही आपको प्रूव करना है। ई और एन परपेंडिकुलर है, ये भी हमने पहले देख लिया था, सो ये वाला टर्म तो हट जाएगा और ये वाला टर्म रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा, ये हमने पहले देख लिया था। नाउ ये मैग्नीट्यूड ऑफ एस ए था, तो एस ए की हमने डायरेक्शन देखी थी, उसका मैग्नीट्यूड साथ में हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन आई थी वो एन आई थी, और ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया था कि इसकी डायरेक्शन एन क्यों आएगी। तो अगर मैं दोनों साइड में एन से डॉट प्रोडक्ट करूं तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, यहाँ से भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से एन डॉट एन कितना हो जाएगा 1। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा एस ए डॉट एन। नाउ एस ए डॉट एन रिप्रेजेंट क्या करता है, क्योंकि ये पॉइंटिंग वेक्टर है, सो दिस इज द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आपने पॉइंटिंग वेक्टर बीएससी में भी पढ़ा है या फिर सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, करेक्ट। लेकिन क्योंकि हम रिटार्डेड पोटेंशियल की बात कर रहे थे, सो यहाँ पर क्या होगा, पर यूनिट टाइम तो होगा बट क्या होगा, डिटेक्टेड एट एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट टाइम टी। टी पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो सिग्नल कब इमिट हुआ होगा, रेडिएशन इमिटेड बाय द चार्ज एट। अगर आपने टी टाइम पे उसको ऑब्जर्व किया है तो इसका मतलब उससे पहले किसी और टाइम पे सिग्नल वहां से इमिट हो गया होगा, सो रेडिएशन पहले ही इमिट हो गई थी। तो रेडिएशन कब इमिट हुई थी, टी प्राइम टाइम पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, टी माइनस आर बाय सी। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि टी माइनस आर बाय सी टाइम पे अगर सिग्नल इमिट होगा तब जाके टी टाइम पे हमको वो दिखाई देगा, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद में दिखाई देगा। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड ड्यूरिंग अ फाइनाइट पीरियड T1 टू T2, कैपिटल T1 से लेके कैपिटल T2 तक कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट हुई, अगर हमें कैलकुलेट करना है सो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। वाई, देखो एस ए डॉट एन जो है दिस इज एनर्जी इमिटेड, यानी कि रेडिएशन इमिटेड, पर यूनिट एरिया तो है ही है, पर यूनिट टाइम भी है। सो बताओ यूनिट टाइम में अगर इतनी एनर्जी इमिट होती है तो dt टाइम में कितनी एनर्जी इमिट होगी, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। और अगर कैपिटल T1 से कैपिटल T2 तक लेना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, और क्योंकि यहाँ dt लगा हुआ है तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, T1 से T2 तक लिमिट जाएगी। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो ये हो जाएगा W, और यहाँ पर देखिए ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है मैं बता देती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लोअर लिमिट है t इज इक्वल्स टू, आपके पास ये कह रहा है कि t प्राइम की वैल्यू कैपिटल T1 से लेके t प्राइम की वैल्यू कैपिटल T2 तक। तो ये ओके, यहाँ पे अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी, अ, बताती हूँ आपको। हमें ये समझ में आ गया कि T1 टाइम से, और ये t प्राइम की वैल्यू है, t प्राइम इज इक्वल्स टू T1 से लेके t प्राइम इज इक्वल्स टू T2 टाइम में कितनी एनर्जी इमिट हुई। हमने बोला एस ए डॉट एन को डी टी के से वो कर दो, लिमिट लगा दो, पर लिमिट किसकी जाएगी, टी की लिमिट जाएगी। आपने किसकी वैल्यू रखी है, टी प्राइम की, तो सबसे पहले दोनों में रिलेशन निकालो। टी प्राइम जो था वो कितना था, टी माइनस आर, और यहाँ पे जो आर था वो किसका फंक्शन था, टी प्राइम का है, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी प्राइम अपॉन सी, ये वैल्यू है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल लिया है वो टी लिया है। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी प्राइम प्लस आर टी प्राइम अपॉन सी। तो जब हमारा टी प्राइम की वैल्यू सबसे पहले T1 रखते हैं तो हमारी लोअर लिमिट बनेगी। सो लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी, T1 प्लस आर
T1 अपॉन सी, तो वो यहाँ पे रखेंगे, तो लोअर लिमिट हो जाएगी T इज इक्वल्स टू T1 प्लस आर T1 अपॉन सी। सिमिलरली अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू T2 प्लस आर T2 अपॉन सी। ये हो जाएगा T इज इक्वल्स टू T2 प्लस आर T2 बाय सी। अब ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो ऊपर लिमिट दिख रही है वो टी की लिमिट दिख रही है। या फिर अपन सिंपली क्या कर लेते हैं, अगर ये, अब अपन को ये तो ये टी में है, अगर मुझे ये वेरिएबल टी प्राइम में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, देखो डी टी प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी प्राइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में चला गया, टी प्राइम में चला गया। तो लिमिट हम किस में रख सकते हैं, टी प्राइम में रख सकते हैं। और टी प्राइम की सिंपल लिमिट कौन सी थी, टी प्राइम की लिमिट थी सिंपल T1 से लेके और T2 तक। तो अब देखो लोअर लिमिट है T1 और अपर लिमिट है T2, एस ए डॉट एन हो जाएगा, यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी प्राइम है और साथ में डी टी प्राइम हो जाएगा। सो अब हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, जो इंटीग्रेंड के अंदर है। सो इंटीग्रेशन कैपिटल T1 से T2, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एस ए डॉट एन, साथ में हमारे पास है डी टी अपॉन डी टी प्राइम, और यहाँ पर तो इंटीग्रेशन है ये। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और वो ये लिखा हुआ। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, द पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, द पावर रेडिएटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, क्या फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे बेसिकली बताती हूँ। तो हमारे पास देखो डी ओमेगा सॉलिड एंगल से पावर निकलती है सपोज डीपी, तो यूनिट सॉलिड एंगल से कितनी लिख लेगी, डीपी टी अपॉन डी ओमेगा। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो समझ में आ गया होगा, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल में लेफ्ट हैंड साइड में तो क्यों लिखा है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, पावर पर यूनिट एरिया निकालो सबसे पहले और उसको मल्टीप्लाई करो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई से। अब ये कैसे होगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है डीपी अपॉन डी ओमेगा, करेक्ट। अब हमारे पास मुझे बताना, एक स्फेयर के लिए एक स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्फेयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। तो यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया की पावर मान लीजिए है P, यूनिट एरिया की पावर है P, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया की पावर कितनी होगी, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो ये ऊपर हमारे पास जो है इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास, अच्छा ये हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये जो P है ये तो यूनिट एरिया की, यहाँ पे ये जो P मैंने लिखा है इस P को डेफिनेशन क्या दी थी, ये यूनिट एरिया की पावर है, करेक्ट। सो दिस इज पावर ऑफ यूनिट एरिया। तो सबसे पहले ये P का बता देती हूँ, ये लिखा हुआ पावर ऑफ यूनिट एरिया, ये तो पावर ऑफ यूनिट एरिया हो जाएगा, समझ में आ गया। और मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर से, तो ये मल्टीप्लाई किससे हुआ है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर से। सो ये अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन वाइज बराबर होनी चाहिए, सो ऊपर आपके पास पावर का टर्म आ गया, नीचे आपके पास में क्या है, सॉलिड एंगल है, लेकिन यहाँ पे आपने 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया ले लिया, यानी एरिया आपने मैक्सिमम ले लिया, तो सॉलिड एंगल भी आपको क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम विच इज 4 पाई, तो डिवाइड किससे कर दिया 4 पाई से, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया हो जाएगा। और आर स्क्वायर को रहने दो, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया आपके पास कितना है, ये है, क्यों है बताती हूं मैं आपको, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर आया था एस ए डॉट एन, ये हमारे पास, और डी टी अपॉन डी टी प्राइम, और डी टी प्राइम इंटीग्रेशन, ये हमारे पास था। सिंपली ऐसे क्या बताती हूँ सबसे पहले, सिंपली ऐसे डॉट एन कितना था, सिंपली ऐसे हमारे पास था एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे, जब ऐसे डॉट एन था तो वो था एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया था। फिर पर यूनिट टाइम को हटाकर हमने dt टाइम कर दिया था और इंटीग्रेशन कर दिया था, तो हमें ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल गया था।
ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, इसका मतलब ये जो ऊपर एक्सप्रेशन बच रहा है इसमें यूनिट टाइम तो नहीं लगाना है क्योंकि टाइम से तो हमने मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये क्या बचा हमारे पास, एनर्जी पर यूनिट एरिया बचा या पावर पर यूनिट एरिया बचा। करेक्ट। सो पावर पर यूनिट एरिया जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन वाला पार्ट जितना भी था ये रहा, ये हमारे पास पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया होगा। सो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया है ना, क्योंकि यूनिट टाइम के लिए तो हमने टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दिया, अगर हम एरिया लगा के एरिया के साथ भी इंटीग्रेशन कर देते तो यूनिट एरिया भी हट जाता है यहाँ से। हम जानते हैं टी प्राइम कितना होता है, टी माइनस आर बाय सी होता है। तो दोनों साइड में टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका, है ना। हमें दिया हुआ है टी प्राइम, यार यही प्रॉब्लम है इसमें। देखो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ से, हाँ इस टी प्राइम इज इक्वल्स टू टी माइनस आर बाय सी है। तो दोनों साइड टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इधर हो जाएगा डी टी प्राइम अपॉन डी टी, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/c तो कांस्टेंट, और टी के रेस्पेक्ट में करना है तो डी आर अपॉन कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/c डी आर। अब वेरिएबल चेंज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या है डी टी है, तो हम क्या करेंगे डी टी प्राइम से डिवाइड कर दिया और डी टी प्राइम से ही मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डी टी रहने दिया। अब वापस देखो डी टी प्राइम से डी टी प्राइम कैंसिल आउट होकर डी आर बाई डी टी आ जाएगा विदाउट एनी टच। ठीक है, सो अब इसको डायरेक्टली इसके बराबर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1 को तो रहने दो इधर ही, और ये वाला पार्ट जो है इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, सो डी टी प्राइम अपॉन डी टी प्लस 1/c डी आर अपॉन डी टी प्राइम अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इम्प्लाइज, देखो यहाँ पर भी डी टी प्राइम अपॉन डी टी है, यहाँ पर भी डी टी प्राइम अपॉन डी टी है, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। सो डी टी प्राइम अपॉन डी टी को कांस्टेंट कॉमन लेंगे, सॉरी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 1/c डी आर अपॉन डी टी प्राइम इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, तो और अगर इसको अपन क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 1 के नीचे लेके जाएं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिख रही हूं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी टी प्राइम अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1/c डी आर अपॉन डी टी प्राइम, और ये रही वो वैल्यू जो मैंने अभी अभी निकाली है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास आ गया। इसके बाद प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लेना, ये जो डी आर अपॉन डी टी प्राइम ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाले का डेरिवेशन आपको पहले मिल जाएगा, किया हुआ है। प्रीवियस टॉपिक्स को ध्यान से देखना, शायद उसमें मिल जाएगा, लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम जानते हैं आर अपॉन आर क्या होता है, एन होता है, तो ये माइनस का वी डॉट एन हो जाएगा, और एन हमारे पास ये होता है, ये प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वापस ऊपर वाला एक्सप्रेशन लाओ, ये वाला एक्सप्रेशन, है ना। तो इसका यहाँ पे देखो, ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ यहाँ पे, तो एल एच एस एज इट इज लिख दिया। आर एच एस में ऊपर क्या है, यहाँ पर अपने पास है 1, 1 एज इट इज लिख दिया। नीचे यहाँ क्या है 1, वो 1 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर है प्लस का 1/c डी आर अपॉन डी टी प्राइम, प्लस का 1/c डी आर अपॉन डी टी प्राइम। तो प्लस का 1/c और डी आर बाई डी टी प्राइम की वैल्यू देखो, यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस का v बाय एन। सो ये माइनस का v बाय एन बाई सी हो जाएगा, और v बाई सी होता है बीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन डॉट बीटा, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, डी टी प्राइम अपॉन डी टी की। अगर इसका उल्टा लेना है हमें, अगर इसका उल्टा लेना है हमें, तो ये नीचे वाला डी टी ऊपर चला जाएगा, डी टी अपॉन नीचे डी टी प्राइम आ जाएगा, और इसका भी उल्टा लेना पड़ेगा 1 माइनस एन डॉट बीटा। और हम देख चुके हैं लिनर विचर्ड पोटेंशियल में कि इसको हमने स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया था, तो ये के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास में इक्वेशन 3 में जो पावर का फॉर्मूला था वो क्या होगा, ये रहा इक्वेशन पावर का फॉर्मूला। यहाँ इक्वेशन 3 देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसमें ये dt अपॉन डी टी प्राइम, dt अपॉन डी टी प्राइम की जगह अभी अभी अपन ने निकाला है
ये रहा dt अपॉन dt प्राइम की जगह अपन ने निकाला है सिर्फ k, यहाँ पे हमारे पास k है तो इसकी जगह अपन पुट करेंगे k, तो ये हो जाएगा देखो k आर स्क्वायर और ये रिमेन ऐसे डॉट एन, के आर स्क्वायर ऐसे डॉट एन, सो के आर स्क्वायर ऐसे डॉट एन आ गया। ठीक है, सो आई होप यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, डीपी अपॉन डी ओमेगा मिल चुका है अपन को। ऐसे डॉट एन की वैल्यू अपन ने अभी भी निकाली है ऊपर, ई ए स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट सी, लेट मी शो यू टू बी, ये रहा ई ए स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट सी, ऐसे डॉट एन की वैल्यू है ना, तो यहाँ से अपन ने पुट कर दिया। नाउ ई ए स्क्वायर की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, जो सबसे शुरुआत में हमारे पास मिला हुआ था, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में देखो, हमें क्या करना है, ई ए का स्क्वायर करना है, ई ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो हम इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर पुट कर रखते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो ई ए का स्क्वायर रख दिया, बाकी ये के आर स्क्वायर है ये यहाँ पे आ गया एज इट इज, म्यू नॉट सी है ये एज इट इज आ गया, और ई ए का स्क्वायर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ई ए की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब सेम वही चीज अपन को करनी है, देखो इसको रखो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, इसको रखो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, इसको रखो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, फिर सबका मैग्नीट्यूड जो है वो बाहर निकाल लो, तो अंदर केवल n रह जाएगा, तो यहाँ पे भी n आ जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा, और यहाँ पे भी n आ जाएगा, लेकिन n यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, बीटा वेक्टर बच जाएगा, ये बीटा वेक्टर बच जाएगा, और यहाँ पर एज इट इज है नीचे। तो ऊपर आपने पास कितने r निकाले आपने, ये ब्रैकेट में थे, यानी कि सॉरी इसको इधर लाओ एक बार, आर क्रॉस आर माइनस आर बीटा, तो इसमें से और साथ में क्रॉस बीटा है यहाँ पे, है ना। सो ये आर अलग टर्म है और ये एक पूरा एक टर्म है, सो एक आर इसमें से बाहर आएगा, और ये इन दोनों में से भी एक ही आर बाहर आएगा, सो आर का स्क्वायर बाहर आ रहा है, आर का स्क्वायर बाहर आ रहा है, जबकि हमें पास आना चाहिए आर का क्यूब बाहर, आर का स्क्वायर बाहर आ रहा है। ओके आई गॉट इट, देखो यहाँ पे एक मिस मिस टाइप है, ये वाला जो यहाँ पे बोल्ड ना, ये एक्चुअल में यहाँ पे बोल्ड नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिंपल मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये सिंपल आर है। सो यहाँ से आर और यहाँ से एन बच जाएगा, तो यहाँ से तो एन आ जाएगा, और यहाँ से अगर अपन ये आर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा डॉट एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास में आर अगेन मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, सो आर का मैग्नीट्यूड, सो ऊपर से हमारे पास में सिर्फ आर बाहर आएगा, ऊपर से हमारे पास में सिर्फ आर बाहर आएगा, यहाँ से न्यूमरेटर से सिर्फ आर बाहर आएगा, और नीचे हमारे पास देखो, नीचे हमारे पास में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, नीचे हमारे पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है, सो यहाँ पे आर और इसमें से भी आर, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, स्क्वायर तो ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए इस स्क्वायर को कंसीडर नहीं करना है, पूरे पे स्क्वायर अभी भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऊपर से आर बाहर आ रहा है और नीचे से आर का क्यूब बाहर आ रहा है, ध्यान रखना, अब ये आर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, आर का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर नीचे इस आर के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बेसिकली यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं है इस एक्सप्रेशन में, बाकी सारी चीजें एज इट इज आएगी, सो बाकी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अब हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे एन आ चुका है, यहाँ पे एन आ जाएगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बीटा बचेगा तो ये बीटा हो जाएगा, और बाकी नीचे यहाँ पे वन हो जाएगा, और यहाँ आर बाहर हमने ले ही लिया है तो एन डॉट बीटा आ जाएगा, बाकी सारी टर्म एज इट इज है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन क्या पुट करेंगे, कुछ भी हमने पुट फिलहाल नहीं किया है, ओपन कर लेंगे। सो इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे देखो 3 है इसकी पावर, और यहाँ पे इसकी पावर 3 के ऊपर भी पावर 2 है, सो नीचे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और इस न्यूमरेटर की पावर कितनी है, स्क्वायर है, बाकी सब टर्म एज इट इज है, ये हमने यूज किए ही नहीं है, ये अपन ने यहाँ यूज किए ही नहीं है। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रेडिएटेड बाय एन एक्सलेटेड चार्ज। अब अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रेडिएटेड, तो आप इक्वेशन 6 तक अपना जो डेरिवेशन है वो फिनिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो तब एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और परपेंडिकुलर हो तब भी निकालना है,
तो अपन को ये वाले केस भी करने पड़ेंगे, इसलिए मैं वापस करती हूँ। वापस दो केस अपन करेंगे। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है, सो ये क्रॉस प्रोडक्ट पिछली बार की तरह हमारे पास 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर देखो इक्वेशन 6 में क्या होगा। ओके, उस कंडीशन में अब ये जो टर्म है ना, सिर्फ इतना सा टर्म, इसको देखना अपन ने क्या किया है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है n माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट। तो जब इसको ओपन करेंगे तो पहले n इससे मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, n क्रॉस बीटा डॉट, माइनस फिर ये बीटा भी मल्टीप्लाई होगा, बीटा क्रॉस बीटा डॉट। पर बीटा डॉट बीटा क्रॉस कितना 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। सो ये ब्रैकेट, ये तीनों टर्म की जगह कितना मिल जाएगा, n क्रॉस बीटा डॉट। तो इस n की जगह तो ये n हमारे पास आ गया, और ये जो है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, n क्रॉस बीटा डॉट। बाकी सारे टर्म एज इट इज सेम टू सेम है, अभी हमने कुछ भी चेंजेस उसके अंदर नहीं किए हैं। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे a क्रॉस b क्रॉस c इसकी वेक्टर आइडेंटिटी है जो हमने यहाँ पे लगाई है। सो वो आप देख लेना, लगा ली अपन ने। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करना है। सॉरी, यहाँ पे देखो ये n डॉट n है, n डॉट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ n स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म आ जाएगा। बाकी हमने कुछ भी टर्म नहीं चेंज नहीं किया है। यहाँ पर आपके पास में a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है, तो पहले मैं इसका स्क्वायर करती हूँ ना, a स्क्वायर। तो n डॉट बीटा डॉट कोफिशिएंट का स्क्वायर, साथ में क्या है n, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मोड ऑफ n का स्क्वायर विच इज 1। सो a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे है बीटा डॉट का स्क्वायर, सो प्लस का आपके पास आ जाएगा बीटा डॉट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a डॉट बी, ये हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस के 2 कैंसिल आउट होंगे, करेक्ट। तो ये मैंने लिखा है, तो देखो ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, और ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। बाकी नीचे वाला टर्म एज इट इज है। अब हमने क्या किया है, इसमें से ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, दोनों क्वांटिटी सेम है। सो केवल माइनस का एन डॉट बीटा का, इस बीटा डॉट का स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास ये वाला टर्म बच जाएगा। बाकी हमने कोई चेंजेस ही नहीं किए हैं। सो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए थीटा जो है वो हमारे पास एन, और क्योंकि बीटा और बीटा डॉट तो पैरेलल है, करेक्ट। तो अगर थीटा जो एंगल है वो एन और बीटा के बीच में है, तो वही एंगल एन और बीटा डॉट के बीच में भी रहेगा, क्योंकि बीटा और बीटा डॉट क्या है, पैरेलल है। सो यहाँ डायग्राम में देखिए बीटा और बीटा डॉट पैरेलल है, तो एन का जो एंगल बनेगा बीटा के साथ, वही बीटा डॉट के साथ बनेगा। सो एन डॉट बीटा डॉट अगर निकालेंगे तो वो भी बीटा डॉट कॉस थीटा होगा, और एन डॉट बीटा निकालेंगे वो भी बीटा कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर बीटा डॉट का स्क्वायर की जगह एज इट इज आ जाएगा, और ये एन डॉट बीटा डॉट स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा बीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे एन डॉट बीटा है, इसकी जगह आ जाएगा बीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर बीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, a बाई सी है, तो यहाँ पे बीटा डॉट की जगह a बाई सी का स्क्वायर रखेंगे, और ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम लेंगे तो बीटा बहुत छोटा हो जाएगा, उस कंडीशन में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके पास में ये पावर आ चुकी है। और अगर हमें टोटल पावर रेडिएटेड निकालनी है, सो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, टोटल पावर रेडिएटेड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ओवर ऑल सॉलिड एंगल, डीपी बाई डी ओमेगा को टी ओमेगा सारे सॉलिड एंगल के लिए कर लो। सो ऊपर जो एक्सप्रेशन आया, इक्वेशन नंबर 8 तक हम पहुंच चुके थे। इक्वेशन नंबर 8 मैंने बताई दिया आपको, ये रहा इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 को अपन रखेंगे और उसका डी ओमेगा पे कर देंगे, और डी ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। डी ओमेगा की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे रख दी। अब ये इंटीग्रेशन जो है एग्जाम में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाई का अलग से किया हुआ है, थीटा का अलग से किया हुआ है, और इसको सॉल्व किया है, और हमें वही फॉर्मूला मिला है जो कि लार्मर फॉर्मूला था, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल का केस में अपन ने पावर निकाली थी, वही फॉर्मूला यहाँ मिला है। अब परपेंडिकुलर का देख लेते हैं। परपेंडिकुलर में इस बार क्या होगा कि बीटा और बीटा डॉट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर बीटा को अपन z एक्सिस में मानते हैं, मान लीजिए बीटा तो हमारा z एक्सिस की डायरेक्शन में है, और बीटा डॉट जो है उसके परपेंडिकुलर मानना है तो x में मान लेते हैं। सो बीटा हमारा x में है। ऐसी सिचुएशन में n जो होगा वो दोनों के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा। तो सपोज ये वाला वेक्टर जो है ये हमारा n कैप है,
ये हमारा n है। सो ये n जो है बीटा के साथ एंगल बना रहा है थीटा, बीटा के साथ बना रहा है थीटा। तो ये वाला ऊपर तो आपको समझ में आ रहा होगा, n डॉट बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन n डॉट बीटा डॉट क्या होगा, इस n से, क्योंकि ये हवा में है, 3 डायमेंशन में है, स्क्रीन के बाहर की तरफ है, इससे क्या करना है, एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस n से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो यहाँ पर आपके पास में देखो ये पैरेललोग्राम बनेगा, यहाँ पे ये एक लाइन बनी और एक ये वाली लाइन बनी, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो ये थीटा है, तो z कंपोनेंट जो होगा वो तो जाएगा n cos थीटा, और इधर आपके पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा। कौन सा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा। अब ये जो n sin थीटा वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट जाएगा y में और एक कंपोनेंट आएगा x में। तो हमारे पास ये एंगल अपन ने लिया है फाई, यहाँ पे ये एंगल है फाई। तो इस n sin थीटा का x कंपोनेंट कौन सा होगा, n sin थीटा cos फाई, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है। और y कौन सा कंपोनेंट जाएगा, n sin थीटा साइन फाई, ये ध्यान रखना आप। सो एन साइन थीटा कॉस फाई कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। सो एन डॉट बीटा डॉट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा डॉट, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई। तो ये रहा साइन थीटा कॉस फाई। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सो अगर अपन एन क्रॉस एन माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट स्क्वायर, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट हमारे फॉर्मूले में, इसको ओपन करेंगे, जो कि मेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, ये वाला डेरिवेशन आप खुद देख लेना, आप मैं नहीं समझा रही हूँ, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि सॉल्विंग दिस, सिंप्लीफाइंग दिस, सॉल्विंग दिस। आप स्टेप बाय स्टेप अगर करना चाहें तो देख लेना, ये वाला पार्ट पूरा देख लेना, है ना। मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये बहुत लेंथी है, देखो इतना लेंथी है ये। तो स्क्रीन में मैं रोक रही हूँ, पॉज कर रही हूँ, ये सॉल्व करने से हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा, बस मैं वो बता देती हूँ। फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास dp अपॉन डी ओमेगा का ये आएगा, इक्वेशन नंबर 14 में जो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर टोटल पावर चाहिए तो डी ओमेगा के साथ हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो हम इस वाले 14 जो इक्वेशन नंबर 14 है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे थीटा और फाई की, और इंटीग्रेशन कर देंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को भी सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, ये रहा इसका, ओके ओके ओके। सो सॉल्व करने से इसका ये आंसर आएगा, विच इज द सेम रिजल्ट जो हमें वेलोसिटी और एक्सलेरेशन के परपेंडिकुलर होने पे टोटल पावर रेडिएटेड वाले केस में मिला था, ठीक है। तो ये था एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन।